आज इस वीडियो में हम 12th क्लास की हिस्ट्री के पहले चैप्टर ईंटें मनके तथा अस्थियों के बारे में देखेंगे। जो ये चैप्टर है इसका मुख्य केंद्र बिंदु हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता है। अगर इसके बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो हड़प्पा सभ्यता थी ये ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति थी। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति का मतलब क्या है कि इस समय तांबा अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता था। और जो हड़प्पा सभ्यता का कालखंड है वो लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व माना गया है। और जो इस हड़प्पा सभ्यता की खोज थी वो सन 1921-22 में 3 पुरातात्विदों द्वारा सर जॉन मार्शल, रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने मिलकर करी थी। और जो हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थान खोजा गया था वो हड़प्पा था, इसलिए पूरी सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। और इसी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो नेक्स्ट है कि हड़प्पा की जानकारी के स्रोत कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हड़प्पा सभ्यता की जानकारी देती हैं। तो पहली चीज़ है भग्न अवशेष यानी इमारतें तथा खंडर। जो ये इमारतें और भवन हैं, ये किसी भी प्रकार से हमारे सहायक हैं क्योंकि ये हमें उस समय की स्थापत्य शैली के बारे में बताते हैं कि इमारतों को किन तरीकों से बनाया जाता था। और सेकंड चीज़ है इसमें मूर्तियाँ। जो मूर्तियाँ हैं वो किसी भी संस्कृति, किसी भी समाज या किसी भी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों के बारे में बताती हैं कि उस समय किन देवी-देवताओं की पूजा की जाती थी। फिर थर्ड चीज़ में है वस्तुएँ। वस्तुएँ जैसे औज़ार या बर्तन, अब इनसे सामाजिक स्थिति का पता लगता है कि उस समय क्या वस्तु ज़्यादातर यूज़ की जा रही थी। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सभ्यता के निर्वाह के तरीके। सभ्यता के निर्वाह के तरीकों का मतलब क्या है कि जीवन यापन के तरीके कि हड़प्पाई समाज के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए किन-किन चीज़ों का सहारा लेते थे। जैसे सबसे पहली चीज़ है कृषि। कृषि के माध्यम से ये लोग क्या करते थे अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करते थे और उनकी मुख्य फसलें क्या होती थी? सफ़ेद चना, दाल तथा गेहूँ। सेकंड चीज़ में शिकार। अब जो शिकार है इससे मांसाहारी वर्ग अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करता था क्योंकि एक समाज में शाकाहारी वर्ग भी होता है और मांसाहारी वर्ग। शाकाहारी वर्ग कृषि से अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और मांसाहारी वर्ग शिकार के माध्यम से अपनी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करता था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होते थे ये 2 जानवरों को छोड़कर सभी जानवरों का शिकार करते थे। जैसे पहले एक सींग वाला गेंडा और दूसरा बैल। ये लोग इन 2 जानवरों को छोड़कर बाकी सभी जानवरों का शिकार करते थे। फिर थर्ड चीज़ है इसमें पशुपालन। जो पशुपालन होता था हड़प्पाई लोगों का वो इनकी आवश्यकता पे आधारित होता था कि जैसे इनको दूध चाहिए तो उन्होंने गाय और भैंस पाल लिया और ऊन के लिए भेड़ पाल ली। फिर लास्ट चीज़ में जंगली कंदमूल। जंगली कंदमूल का मतलब होता है जंगलों से प्राप्त होने वाला उत्पाद जो हमारे जीवन निर्वाह में सहायक है, जैसे लकड़ी, फूल, जड़ी बूटियाँ, फल इत्यादि। फिर नेक्स्ट चीज़ फिर इसमें नेक्स्ट चीज़ है हड़प्पाई समाज की कृषि तकनीक कि हड़प्पाई समाज के लोग कृषि किन-किन तरीकों से करते थे या कृषि में किन चीज़ों का प्रयोग करते थे। जो हड़प्पा की कृषि से संबंधित सबसे ज़्यादा सबूत हैं, जो सबसे ज़्यादा साक्ष्य हैं वो राखीगढ़ी, हरियाणा से मिले हैं कि जो पुरातात्विक थे उनको सबसे ज़्यादा हड़प्पाई कृषि से संबंधित साक्ष्य कहाँ मिले हैं? राखीगढ़ी, हरियाणा से। अब जो हड़प्पाई समाज की कृषि तकनीक थी, उसके बारे में देखें तो सबसे पहली चीज़ ये लोग पशुबल का प्रयोग करते थे। पशुबल के रूप में ये लोग बैलों की जोड़ी पे निर्भर थे। जैसे 2 बैल यूज़ कर लिए, 4, 6 इस प्रकार से बैलों का प्रयोग करते थे। फिर सेकंड चीज़ ग्रिड प्रणाली का प्रयोग। ग्रिड प्रणाली में क्या होता था कि एक खेत को ये लोग 4 बराबर भागों में बाँटकर एक समय पर विभिन्न फसलें उगाते थे। फिर थर्ड चीज़ मिट्टी के हलों का प्रयोग। जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके अंदर लौह धातु का अभाव था। इसीलिए लोग क्या करते थे, हल हल के लिए मिट्टी को आग में पकाकर बनाते थे और उन पर तांबे की परत चढ़ाते थे। और लास्ट चीज़ इसमें सिंचाई के कृत्रिम साधनों का प्रयोग। जब कभी भी हड़प्पा इस क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती थी, तो ये लोग कृत्रिम साधनों का प्रयोग करते थे। कृत्रिम साधनों का प्रयोग का मतलब क्या है कि मानव द्वारा निर्मित साधनों का प्रयोग करना, जैसे हौज, कुएँ, नहर ये सब। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हड़ मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता भी आप इसे कह सकते हैं। तो इसमें देखा जाए तो सबसे पहली चीज़ बस्तियों का विभाजन कि हड़प्पा सभ्यता में 2 प्रकार के नगर थे, पहला दुर्ग और दूसरा निचला शहर। दुर्ग में अभिजात वर्ग या धनी लोग रहते थे और निचले शहर में सामान्य लोग। फिर सेकंड चीज़ इसमें जल निकास प्रणाली। जो हड़प्पाई समाज की जल निकास प्रणाली थी ये उच्च कोटि की थी। उच्च कोटि की क्यों? क्योंकि घरों के साथ पक्की ईंटों से नालियाँ बनाई जाती थी और ये नालियाँ आगे बड़े नालों में मिलती थी।
ठीक उसी तरह जैसे वर्तमान में है। फिर थर्ड चीज़ है इसमें नियोजित बसावट, कि उस समय के हड़प्पाई शहरों की समकोण गलियां होती थी, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था और सभी घरों में कुएं होते थे। कुओं के साथ साथ अन्य सभी छोटी बड़ी सुविधाएं भी घरों में देखी जाती थी। फिर फोर्थ चीज़ में लास्ट विशाल संरचनाएं, कि हड़प्पाई समाज में दो प्रकार की विशाल संरचनाएं मिली हैं, जैसे विशाल अनानागार और विशाल स्नानागार। ये दोनों ही स्थल सार्वजनिक रूप से प्रयोग किए जाते थे। जो विशाल स्नानागार था ये नहाने का स्थल था, एक आयताकार तालाब में बीच में होता था और उसके इर्द गिर्द कई सारे कक्ष होते थे कपड़े बदलने के लिए। और जो विशाल अनानागार होता था यहाँ पे खाद्य वस्तुओं को संरक्षित करके रखा जाता था, ताकि वर्षा वर्षा में इनकी फसलें खराब ना हो सके। फिर नेक्स्ट चीज़ है सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। जो सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन है, मतलब कि पुरातात्वविद किसी भी समाज की सामाजिक भिन्नताओं का पता किस प्रकार लगाते हैं। तो ये एक विधि का प्रयोग करते हैं पुरातात्वविद, जिसका अर्थ होता है शवाधान। और शवाधान का मतलब क्या है कि कब्रों या शवों का अध्ययन करना। अब इसके आधार पर इतिहासकार सामाजिक और आर्थिक दोनों भिन्नताओं का पता लगा लेते हैं। कैसे? कि कुछ कब्रों में शवों के पास बहुमूल्य वस्तुएं मिलती हैं और कुछ के पास सामान्य। अगर किसी शव के पास या किसी कब्र में बहुमूल्य वस्तु मिली, अर्थात वो किसी धनी व्यक्ति की कब्र थी, और अगर किसी कब्र में सामान्य वस्तुएं मिली हैं तो वो किसी सामान्य व्यक्ति की कब्र थी। कुछ शवों को जलाया जाता था और कुछ को दफनाया जाता था, कि मतलब दो दो प्रकार की विचारधारा के लोग समाज में उपलब्ध हैं। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। अब शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी के बारे में हम देखते हैं कि शिल्प उत्पादन का मतलब क्या है। शिल्प उत्पादन का मतलब होता है मनके बनाना, शंख की कटाई, मोहर निर्माण तथा बाट बनाना। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? शिल्प उत्पादन का हिस्सा। और इस शिल्प उत्पादन में कई सारे पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सैल खड़ी, मुलायम पत्थर, सोना, चांदी, शंख, कार्नेलियन, जैस्पर या और भी इसी प्रकार के पदार्थ। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है उत्पादन केंद्रों की पहचान, कि हड़प्पा सभ्यता में उत्पादन कहाँ कहाँ होता था, मतलब ये शिल्प उत्पादन का कार्य कहाँ कहाँ होता था, जैसे मन के बनाना। अब जो इसके मुख्य केंद्र पुरातात्वविदों द्वारा ढूंढे गए वो थे चंदहुदड़ो, धोलावीरा, नागेश्वर तथा लोथल। अब इन क्षेत्रों को पहचाना कैसे गया कि यहीं पर मन के निर्माण का कार्य हो रहा है, या शंख बनाए जा रहे हैं, या बाट बनाए जा रहे हैं। अब इसको दो तरीकों से पहचाना गया। पहला अपूर्ण वस्तुएं, कि जो किसी प्रोसीजर का हिस्सा रही हो परंतु कंप्लीट ना हो पाई हो, जैसे कोई बाट बनाया जा रहा हो तो वो बाट अधूरे ही छोड़ दिया गया हो। और सेकंड चीज़ कूड़ा करकट, कि जो किसी एक मन के बनाने में जो काट छाट होती है उसको देखकर। फिर नेक्स्ट है माल प्राप्त करने संबंधी नीतियाँ। जो ये माल प्राप्त करने संबंधी नीति तथा व्यापार है, जो हड़प्पाई लोग होते थे कच्चे माल को दो तरीकों से प्राप्त करते थे, एक जल मार्ग और दूसरा स्थल मार्ग। जल मार्ग में ये लोग नाव का प्रयोग करते थे और स्थल मार्ग में ये लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे। और इन दोनों मार्गों में से जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता था वो था जल मार्ग। क्यों? क्योंकि जल मार्ग में कम समय लगता था, लागत कम लगती थी, परंतु जो माल होता था वो ज़्यादा आता था। और इसीलिए हड़प्पाई लोगों ने समुद्र तट के पास कई सारी शिल्प उत्पादन की बस्तियां स्थापित कर दी, कि जहां भी कच्चा माल इनको मिल जाएगा ये लोग वहीं पे शिल्प उत्पादन का कार्य शुरू कर देंगे। फिर नेक्स्ट है व्यापारिक संबंध सुदूर क्षेत्रों से, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ कहाँ से व्यापार करते थे। तो जो इनके व्यापार का मुख्य पहलू होता था वो था आयात करना, मतलब वस्तुओं को मंगाना। तो ये लोग क्या करते थे कि राजस्थान या ओमान से तांबा मंगाते थे, दक्षिण भारत से सोना, और अफगानिस्तान के शोरतुगई से लाजवर्द मणि। जो ये लाजवर्द मणि होती थी एक नीले कलर का हीरा होता था, जो मन के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मोहरे लिपि। जो मोहरे होती थी यानी जो स्टैंप होती थी इसकी लंबी दूरी के व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए होती थी। ये स्टैम्प का प्रयोग इसलिए करते थे ताकि जो भी व्यापार किया जा रहा है किसी वस्तु का उसके साथ छेड़छाड़ ना हो सके। फिर सेकंड चीज़ लिपि। जो हड़प्पाई लिपि है वो रहस्यमय लिपि मानी गई है, क्योंकि इसका अर्थ आज तक नहीं निकाला गया है। क्यों नहीं निकाला गया? क्योंकि ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी और ये लिपि चित्रात्मक थी। इसमें कोई शब्द नहीं थे, इसमें सिर्फ क्या थे? चित्र थे कई सारे। और इसमें जो चित्र थे वो 375 से लेकर 400 चित्रों की संख्या तक थे। फिर थर्ड चीज़ है इसमें बाट। जो बाट थे वो वस्तु या मन के तोलने में काम आते थे, और जो बनाने का इनका पदार्थ यूज़ किया जाता था वो होता था चर्ट नामक पत्थर। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बाट किस पदार्थ से बनाए जाते थे? चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये घनाभाकार होते थे
और ये 2 के वर्ग में थे, मतलब ये लोग 2, 4, 6, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 28 उस प्रकार से 1200 ग्राम तक होते थे। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है प्राचीन सत्ता। प्राचीन सत्ता के बारे में अगर हम देखें तो ये हड़प्पा के शासन को संचालित करने पर आधारित है। अब सत्ता को संचालित करने के बारे में अगर बात की जाए तो पुरातात्विद इसे 2 भागों में बांटते हैं, एक प्रसाद और दूसरा शासक। प्रसाद का मतलब क्या है कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला, उसको इतिहासकारों ने क्या करा, प्रसाद की संज्ञा दे दी, जिसका मतलब क्या था, राजा का राजमहल। और दूसरी चीज कि एक पुरातत्वविदों को एक मूर्ति मिली जिसको उन्होंने पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी। अब इसमें सेकंड चीज शासक। जो शासक के विषय में इतिहासकारों में मतभेद देखा जाता है। मतभेद मतलब कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शासक नहीं थे, राजनीतिक स्थिति समान थी, परंतु कुछ इतिहासकार मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न शासक थे। विभिन्न शासक क्यों? क्योंकि वहां पर कई सारे क्षेत्र थे, जैसे नागेश्वर, लोथल, धोलावीरा, सबके अलग अलग शासक रहे होंगे, ये इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, तो शासकों के विषय में क्या है, इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार मानते हैं शासक नहीं थे, कुछ मानते हैं विभिन्न शासक थे, हर क्षेत्र के अलग अलग। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सभ्यता का अंत, कि हड़प्पाई समाज का या हड़प्पाई सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, पहले थी अब नहीं है, क्यों नहीं है, तो उसी बारे में। कि पहली चीज भारी आक्रमण। अब अगर हड़प्पा के भारी आक्रमण पे आर्यों का आक्रमण माना जाता है कि हड़प्पाई समाज पर आर्यों का आक्रमण हो गया होगा, जिससे सबका अंत हो गया, सब मर गए होंगे, जिसका साक्ष्य क्या है, मोहनजोदड़ो की डेथमैन लेन। जो डेथमैन लेन है, ये क्या है, एक मुर्दों की गली जो मोहनजोदड़ो में मिली है, जिसके अंदर एक गली के अंदर कई सारे शव मिले थे। सेकंड चीज जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन क्या हुआ कि वनों की बहुत ज्यादा कटाई के कारण हड़प्पा सभ्यता में सूखा पड़ गया और लोग यहाँ से पलायन कर गए। फिर थर्ड चीज कि नदियों का रास्ता बदलना, कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों ने रास्ता बदल लिया और हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आ गई, जिसका साक्ष्य क्या है, कीचड़ में दबे मिले खंडर। और इसमें लास्ट चीज है भूकंप। अब भूकंप क्या, नॉर्मली भूकंप आने से इमारतों के नीचे लोग दबकर मर गए होंगे। तो इन्हीं कुछ अनुमानित कारणों पर इतिहासकारों ने गौर किया है। और एक चीज और, कि अगर आपसे इतिहासकारों के तर्क पूछे जाएं सभ्यता के अंत के बारे में, तो आप सिर्फ प्राकृतिक आपदा मत लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सारे जो चीजें हैं, अगर आप प्राकृतिक आपदा लिख देंगे तो आपके पास और कोई भी चीज नहीं बचेगी आंसर में लिखने के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कनिंघम का भ्रम। कनिंघम के भ्रम के बारे में मतलब क्या है, कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो 1875 में बने। अब अगर इनके भ्रम की बात की जाए, भ्रम क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज करने में चूक हो गई इनसे कुछ। जैसे इनका मानना क्या था कि भारतीय इतिहास का आरंभ गंगा घाटी में पनपे शहरों के साथ हुआ है, जबकि ये गलत है, क्योंकि भारतीय इतिहास का आरंभ कहाँ से हुआ है, सिंधु घाटी में पनपे शहरों के साथ। सेकंड चीज, हड़प्पाई मोहर का गलत कालखंड निर्धारण। इनको खोज के दौरान इनके सहयोगी के द्वारा एक हड़प्पाई मोहर दी जाती है, परंतु ये उसे दरकिनार कर देते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट आते हैं नई तकनीकें तथा प्रश्न। अब इस टॉपिक में कुछ नई तकनीकें बताई गई। जो नई तकनीकें बताई हैं, ये 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल REM व्हीलर के द्वारा बताई गई हैं। इन्होंने क्या करा कि क्षैतिज खुदाई के स्थान पर टीला विन्यास विधि पर जोर दिया, कि अलग अलग स्थानों पर खुदाई करने से अच्छा है एक ही स्थान पर बहुत नीचे तक खोज की जाए। और इसी के कारण क्या हुआ कि 1980 तक हड़प्पा की सभ्यता के संदर्भ में अनेक परिवर्तन आए। जैसे हड़प्पा सभ्यता के जब अलग अलग बहुत सारे स्थान मिले, लगभग 1400 स्थान मिले, तो अंतर्राष्ट्रीय रुचि हड़प्पा सभ्यता के प्रति बहुत बढ़ गई। और सेकंड चीज़ की क्या मिली, कि लोगों को लग रहा था कि जैसे सिर्फ नागेश्वर, धोलावीरा, इस प्रकार के क्षेत्र यहाँ पे शिल्प उत्पादन के केंद्र अवेलेबल होंगे, परंतु और भी कई सारी चीज़ें जैसे राखी गढ़ी जैसे क्षेत्र अस्तित्व में आए। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक है खोजों का वर्गीकरण। खोजों के वर्गीकरण का मतलब क्या है, कि जो पुरातात्विदों को वस्तुएं मिली हड़प्पा सभ्यता से, उनको किस प्रकार संभाला गया। तो पुरातात्विदों द्वारा इसे 2 भागों में बांट दिया गया। पहली कैटेगरी उनकी थी वे वस्तुएं जो सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी, जैसे बर्तन या औजार, और दूसरी वे वस्तुएं जिनकी उपयोगिता अधिक थी, यानी जो एक ही वस्तु कई काम आ रही है, और जो विलासिता की वस्तु, जो महंगी वस्तुएं होती थी वो। फिर इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखा जाए तो नेक्स्ट है व्याख्याएं तथा व्याख्या की समस्याएं।
ये धार्मिक विश्वासों को परिभाषित करने के संदर्भ में है, क्योंकि हड़प्पाई लोगों के भी धार्मिक विश्वास थे कुछ। जैसे हड़प्पाई लोग प्रकृति पूजा करते थे, क्यों? क्योंकि प्रकृति को वो अपनी मातृ देवी मानते थे। फिर सेकंड चीज़ इसमें आद्य शिव की पूजा है, कि एक हड़प्पाई मोहर पर इनका जिक्र मिलता है। एक हड़प्पाई मोहर पर इनका जिक्र मिलता है, एक योगी के रूप में इन्हें बैठे हुए दर्शाया गया है, और इनके आसपास कई सारे जानवर हैं जिसके कारण इन्हें पशुपति भी कहा गया है। और थर्ड और लास्ट चीज़ इसमें है पशु पूजा, कि जो हड़प्पाई लोग थे ये एक सिंग वाले गेंडे की भी पूजा करते थे। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा।